हम लोग परमुटेशन के एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड रहते हैं। उसमें मतलब ये है सिंस इसका कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन पी ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ये जो है मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड है कितना है पी टाइम्स। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हैं उनकी संख्या पी है। फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड। अब ये फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर स्वीट्स लें तो जैसे अगर 5 रसगुल्ला ले लेते हैं और 4 पेस्ट्रीज ले लेते हैं तो पेस्ट्री 4 जो हुआ वो आइडेंटिकल हुआ, रसगुल्ला जो आइडेंटिकल हुआ, लेकिन दोनों का काइंड अलग अलग है। ये सेंस हुआ इसका। फिर है आर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड। और इस तरह से कई भी हो सकते हैं केस। मैंने 3 केस लिखा है। एंड रेस्ट ऑल डिफरेंट, यानी कि एन ऑब्जेक्ट में बाकी जो बचा हुआ वो सारा का सारा डिफरेंट है। यहाँ एक बात समझिएगा, इसमें सबसे पहली चीज़, पहला आर्टिकल जो मैंने बताया था कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स है सारा डिफरेंट है, एट ए टाइम उसमें आप आर का अरेंजमेंट करते हैं जिसकी वैल्यू एन पी आर आती है। तो एट ए टाइम आर कहने का मतलब कि एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को आपको छोड़ना पड़ता है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ टेकन ऑल एट ए टाइम है, छोड़ना किसी को नहीं है। अगर एन ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ हो और इसमें ये आइडेंटिकल के केसेस हैं और उसमें सम ऑफ देम एट ए टाइम लेकर अगर परमुटेशन करना हो तो उसका फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखने के लिए, इसलिए इसमें टेकन ऑल एट ए टाइम ही रहता है। अगर सम ऑफ देम एट ए टाइम रहता है ना तो उसका केस लेके बनाना पड़ता है, फॉर्मूला नहीं बनता है उसका। वो सवालों में आपको दिखाएंगे। आपको फिलहाल इसको समझते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। तो फॉर्मूला एक्चुअली वैल्यू इसकी हो जाती है जो एन है टोटल ऑब्जेक्ट्स उसका फैक्टोरियल एन, ये डिवाइडेड बाई जितना आइडेंटिकल है। जैसे फर्स्ट काइंड का पी आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल पी डिवाइड हो जाता है। सेकंड काइंड का क्यू है तो फैक्टोरियल क्यू डिवाइड हो जाता है। और थर्ड काइंड का आर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल आर से, अगर और भी आइडेंटिकल है तो एक्स्ट्रा आर से डिवाइड होगा। ये इसका फॉर्मूला है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से और ये जानना भी चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि एक छोटे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये चारों डिफरेंट है और चारों का हम अरेंजमेंट करना चाहें। हमारे पास 2 रास्ते हैं अरेंजमेंट करने के। एक डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड होता है, एक सिलेक्शन का होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, चारों में चारों का लेकर अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ये तो डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सिलेक्शन करने की नौबत नहीं आ रही है। अब 4 में से किसी एक को यहाँ भरेंगे, कितनी तरह से, 4 तरह से, दूसरा यहाँ 3 तरह से, बच गया 2, फिर 1 और लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 4 आता है, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे इसमें रिपीटिशन अलाउड इसमें नहीं है, फैक्टोरियल 4 ये आंसर आया, ठीक है। ये चीज़ अब इसी को थोड़ा सा और क्लासीफाई कर लेते हैं कि कितने ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, सॉरी कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें ए पहली जगह पर होगा। तो ए पहली जगह पर होने का मतलब हुआ कि ए फिक्स्ड हो जाएगा और बी सी डी बी डी सी इस तरह से अरेंजमेंट चलता जाएगा। यानी कि रिमेनिंग 3 का हमें अरेंजमेंट करेंगे और आपको मालूम है यहाँ पर कितनी तरह से भरोगे, 3 तरह से, यहाँ 2 तरह से, यहाँ 1 तरह से और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, है ना। या 3 प्लेस पर 3 डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर पूछा था कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे, कितने ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें ये सेकंड पोजीशन पर होगा, तो बी सी डी ऐसे होगा, इस तरह है तो 3 ही प्लेस 3 ऑब्जेक्ट, ये भी फैक्टोरियल 3 होगा। कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें ए थर्ड प्लेस पर आ जाएगा, फिर 1 2 3 जगह पर बी सी डी का अरेंज करेंगे, फिर फैक्टोरियल 3 आएगा। कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें कि ए 4th पोजीशन पर आएगा, ये भी फैक्टोरियल 3 ही होगा, ठीक है। अब देखिए तो करस्पॉन्डिंग टू ईच पोजीशन ऑफ ए फर्स्ट पर है या सेकंड पर है या थर्ड पर है 4th पर है, हर एक के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपको फैक्टोरियल 3 परमुटेशंस मिलता है। और ए की पोजीशंस कितनी है, 4, तो हम लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 जो कि 24 आता है, वो इसी के बराबर आता है ना, ये चीज़ आता है। अब कहो कि आइडेंटिकल से इसका क्या सेंस है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए हम तीनों जगह बी कर देते हैं, सी हटा दिए, बी कर दिए। अब क्या होगा, तो ये बॉक्स फिलिंग मेथड डायरेक्ट वाला आपका काम नहीं करेगा। इसमें इस तरह चलते हैं कि अगर ए को पहली जगह रखा जाए तो कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे व्हेन रिमेनिंग 3 आर आइडेंटिकल। तो अब बताओ कि हम भर रहे हैं यहाँ बी, अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो आएगा बी, अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो भी आएगा बी, मतलब कि म्यूचुअल एक्सचेंज से कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ देखो बी सी डी इसको एक्सचेंज कर दिया, बी डी सी, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे सी बी डी,
तो डिफरेंट होने से क्या होता है कि म्यूचुअल परम्यूटेशन होता है। आइडेंटिकल होने से क्या होगा कि उसका म्यूचुअल परम्यूटेशन कोई नया सीन या नया अरेंजमेंट क्रिएट नहीं कर पाता, या इसको ऐसा क्या है कि म्यूचुअल परम्यूटेशन यहाँ मीनिंगलेस हो गया। यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो, इसको यहाँ ला रहे हो, इसको यहाँ ला रहे हो, लेकिन कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। हम थोड़ी देर बाद इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद फर्स्ट को थर्ड पर ले आएंगे, थर्ड को फर्स्ट पर, लेकिन बढ़ेगा यही। यानी हर बार तुमको ए बी 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 ही बनेगा, वर्ड यानी कि अरेंजमेंट वही है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम ए को सेकंड पोजीशन पर रखें और सवाल करें कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें ए सेकंड पोजीशन पर होगा, तो आप ऐसे भरेंगे बी बी बी, ये भी एक ही होगा। क्यों एक ही आएगा? क्योंकि इसको एक्सचेंज करेंगे तो ऐसे आएगा बी ए बी बी, क्योंकि इन दोनों को एक्सचेंज करने पर वही आ रहा है। अगर इसको एक्सचेंज करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर पूछा जाए कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें ए थर्ड पोजीशन पर आएगा, वो भी एक ही होगा। कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें ए फोर्थ पोजीशन पर चला आएगा, वो भी एक ही होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू ईच पोजीशन ऑफ ए जो 3 लेटर्स हैं वो आइडेंटिकल हो गए हैं, और आइडेंटिकल हो जाने से क्या हुआ कि उनका म्यूचुअल परम्यूटेशन खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ए है और यहाँ पर हम बी सी डी रखते हैं ऐसे। कितने ऐसे अरेंजमेंट है जो ए पर एंड करेगा, तो आप बी सी को एक्सचेंज कर सकते हो, सी डी को एक्सचेंज कर सकते हो, बी डी को एक्सचेंज कर सकते हो, और हर बार एक्सचेंज से क्या होगा, एक नया अरेंजमेंट मिलेगा। तो इस 3 जगह को भरने के लिए हमारे पास मेथड है कि पहले को 3 तरह से, दूसरे को 2 तरह से, इसको 1 तरह से भरेंगे, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको मिलना बंद हो गया है, तीनों आइडेंटिकल है। अगर इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर कर दें, वो इधर हो गया। तो प्रश्न ये उठता है इसमें कि अगर आपसे क्वेश्चन करें कि हाउ मेनी arrangements are possible by using the letters A, B, 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 तो आपका आंसर हुआ सिर्फ 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सिर्फ 4। और जब ये 3 आइडेंटिकल को हम रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट से, तो कितना हो जाता है आंसर? आंसर हो जाता है 4 × फैक्टोरियल 3। तो यहां से एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि अगर आइडेंटिकल को डिफरेंट से रिप्लेस करते हैं तो जितना डिफरेंट होगा उतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसका रिवर्स ले सकते हैं कि जो डिफरेंट है उसको अगर आइडेंटिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये डिफरेंट था तो आपके पास आंसर कितना आया था? 4 × फैक्टोरियल 3 आंसर आया था टोटल, 4 × फैक्टोरियल 3 जो 24 था। और बी सी डी को हम बी बी कर देंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 मिलना बंद हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो ये कंसेप्ट समझना होता है कि आइडेंटिकल को डिफरेंट में बदलेंगे तो जितना आइडेंटिकल डिफरेंट में कन्वर्ट होगा उतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देना है। उसका उल्टा जितना डिफरेंट है उतना आइडेंटिकल कर देना है। तो अगर पी ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट था उसको आइडेंटिकल कर देते हैं तो फैक्टोरियल पी से आपको क्या करना होगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को समझना होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो करंट जो टॉपिक है उस पर। करंट टॉपिक ये है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सारा अगर डिफरेंट रहता तो बताओ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट और टेकन ऑल एट ए टाइम, तो इसका अरेंजमेंट कितना होता है? फैक्टोरियल n होता है। लेकिन हमारे पास क्या है? इसमें कुछ आइडेंटिकल है। तो क्या आइडेंटिकल था कि n डिफरेंट था और p आइडेंटिकल फर्स्ट काइंड, q आइडेंटिकल सेकंड काइंड, r आइडेंटिकल थर्ड काइंड, इस तरह से था। तो अब इसका अरेंजमेंट कितना हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इन विच p ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट काइंड, q ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड, r ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड। वो मान लेते हैं कि अरेंजमेंट x है हमारे पास, क्योंकि पता नहीं है तो मान लेते हैं x है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो p आइडेंटिकल है इसको हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? p डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं कि जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था उसको p डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? ये जो परमुटेशन है वो फैक्टोरियल p टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जैसा भी बताया था आपको कि 3b जो आइडेंटिकल था 3b आइडेंटिकल को हमने बी सी डी 3 डिफरेंट से रिप्लेस कर दिया तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है, उसी तरह से p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को मान लिया हम सारा डिफरेंट कर दें तो क्या होगा? अरेंजमेंट फैक्टोरियल p टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह अगर ये जो सेकंड है इसको भी रिप्लेस कर दें डिफरेंट से,
सारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर दें इसका, तो क्या होगा, अगेन फैक्टोरियल q टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह ये थर्ड ऑब्जेक्ट जो है, थर्ड काइंड का जो ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, इन सबको भी हम डिफरेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही आर्टिकल तो समझना है इस चीज को कि सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर हम डिफरेंट से रिप्लेस करते हैं तो उतना म्यूचुअल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यूचुअल परमुटेशन के चलते उतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर सर्टेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उन सारों को अगर आप आइडेंटिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उनका म्यूचुअल परमुटेशन खत्म हो जाता है ना, वो कोई नया सीन क्रिएट नहीं कर पाता, तो उतना फैक्टोरियल आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इतनी ही बात है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो आइडेंटिकल है उसको रिप्लेस कर रहे हैं डिफरेंट से, और फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब सबको आपने डिफरेंट कर दिया, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, जब सारा डिफरेंट है इसका मतलब हुआ कि सारे जो आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे डिफरेंट हो गए, और जब एंड ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे डिफरेंट हैं तो उसका अरेंजमेंट कितना होता है, फैक्टोरियल n, यानी कि ये बराबर हो गया फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इसलिए x की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r। ठीक है, तो ये जनरली बच्चे इसको रट लिया करते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो मेन लाइन जो है वो ध्यान रखने का है कि जब भी आप सर्टेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल में कन्वर्ट कीजिएगा तो जितना डिफरेंट आइडेंटिकल में कन्वर्ट होगा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा अगर आइडेंटिकल को डिफरेंट से रिप्लेस करते हैं तो उतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बात हुई। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं फॉर्मूले पर, जो अभी फॉर्मूला डिस्कस हुआ, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, आप देखते जाइए कि m कितनी बार आया, देखिएगा m कितनी बार आया, 1, ये 2 हुआ मैथ। ठीक है, a कितनी बार आया, ये देख ली a 1 और ये 2 बार आया। फिर t कितनी बार आया, देखिए 1, ये 2 बार आया। ठीक है, h कितनी बार आया, h 1 ही बार है। e कितनी बार है, e भी 1 ही है। i कितनी बार है, वो भी 1 ही है। c कितनी बार है, वो भी 1 ही है। s कितनी बार है, 1 ही है। अब काउंट कर लिए, 6 और 5 11 है। इसमें कितना था, 4 3 7 3 10 11 11, इस तरह से काउंट कर लिए। अब इसमें है कि सारे लेटर्स को लेकर हमको अरेंजमेंट करना है। अगर ये सारा डिफरेंट होता है 11 लेटर्स और सारा का अरेंजमेंट करते तो कितना होता, फैक्टोरियल 11 डायरेक्ट आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, लेकिन ये m आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने से क्या होगा कि मान लीजिए कि m यहाँ पर है, अगर इस m को हम यहाँ कर दें और फिर इस m को यहाँ कर दें तो क्या हुआ, वर्ड तो वही रहा। यानी दोनों m का जो म्यूचुअल परमुटेशन है, वट एवर भी दे पोजिशन, वो दोनों m जहाँ भी हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन में दोनों m को अगर एक्सचेंज करते हैं तो नया वर्ड मिलना बंद हो जाता है। इसलिए फैक्टोरियल 2 से हम लोग डिवाइड कर दिया। ठीक है, वही काम a के साथ होगा, वही काम t के साथ होगा। ठीक है, और ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में एक सवाल ऐसा कर दें कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विद c, c से कितना स्टार्ट होगा। तो 11 लेटर्स हैं, यानी 11 लेटर वर्ड बना रहे हैं, c से स्टार्ट होने वाला, तो c खत्म हो गया, ये c यहाँ फिक्स हो गया। अब क्या हुआ कि आपके पास 10 लेटर बच गए अरेंजमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको 10 लेटर का अरेंजमेंट करना है, रिमेनिंग 10, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 10। ठीक है, लेकिन ये जो 10 लेटर हैं इसमें ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये फर्स्ट काइंड, ये सेकंड काइंड, ये थर्ड काइंड, तो बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, इस तरह कर लिए। ठीक है, अगर इसी में सवाल आएगा कि कितने ऐसे वर्ड होंगे जो n से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और s पर एंड करेंगे, मान लिया ऐसा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ c था, c रहने देते हैं, s पर एंड करने का मतलब s फिक्स हो गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ 2 m था, 1 m यहाँ फिक्स हो गया, तो अब ये 1 बच जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इतने का अरेंजमेंट करना है आपको, इतने का। ठीक है, अब ये कितने बच गए आपके पास, 9 लेटर्स, तो अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल 9। अगर ये सारा डिफरेंट होता तो फैक्टोरियल 9 ही आंसर हो जाता, लेकिन अब इसमें देखिए आइडेंटिकल कौन है, तो ये आइडेंटिकल है। 2 m था लेकिन 1 m यहाँ एब्जॉर्ब हो चुका है, यहाँ अरेंज होने वाले में 1 ही m बच रहा है। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं कर रहा है। ये 2 अभी भी रिपीट कर रहा है, ये अभी भी रिपीट कर रहा है, तो भाई कितना होगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर ये। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने ये है,
हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर 2233558888। ये 9 डिजिट नंबर है ऑलरेडी, ठीक है ना, और इसकी मदद से आपको नंबर्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, कितने तरह के बनेंगे? तो दो कंडीशन अलग अलग दिया है, दो अलग सवाल हो जाएगा। सो दैट द ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। तो आप क्या करें कि 9 पोजीशन है, जैसे कि 9 डिजिट्स हैं तो 9 पोजीशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये आईटी में ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। ऑड डिजिट देखिए इसमें क्या है, ये 4 ऑड डिजिट है, 2 3 एंड 2 5। ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, इवन पोजीशन हुआ 2 4 6 और 8। तो 4 पोजीशन पर 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा। फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट रहता है, आपको बताया था पहले आर्टिकल में सबसे शुरुआत में कि n सीट्स हैं और r आदमी बैठाना है, तो NPR लिखते हैं। यहाँ भी 4p4 लिखोगे जो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इसमें आइडेंटिकल है, यानी अगर यहाँ 3 रख दें फिर यहाँ 3 रख दें, उसके बाद इसको यहाँ उठाकर इधर ले आए और इस 3 को उधर कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इनका म्यूचुअल परमुटेशन खत्म हो जाता है, फैक्टोरियल 2 डिवाइड हो जाएगा, उसी तरह इसके पास होगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो ऑड डिजिट्स इवन पोजीशन पर भर दिए गए। अब बचे हुए जो पोजीशन है, इन पोजीशन पर इनको डालना है, 1 2 3 4 5। सीट कितनी बची है, 5। 5 सीट पर 5 डिजिट डालेंगे, कितने तरह से, फैक्टोरियल 5 तरह से। लेकिन जो आइडेंटिकल है उनका म्यूचुअल परमुटेशन खत्म हो जाएगा। इसका म्यूचुअल परमुटेशन पॉसिबल नहीं है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। इसका म्यूचुअल परमुटेशन पॉसिबल नहीं है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये सिंपल सवाल था, ये फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है कि सो दैट द ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, ठीक है। अब क्या है कि इस पर नहीं ध्यान देना आपको, ऑड डिजिट्स को हमको डालना है ऑड पोजीशंस पर। अब देखिए ये 1 3 5 7 9 इन्हीं 5 में से कहीं जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी कि सीट हमारे पास है 1 2 3 4 5, लेकिन डिजिट्स 4 ही है। तो क्या करेंगे, फार्मूला NPR का लगाएंगे, 5 सीट पे 4 ऑब्जेक्ट्स यानी 5p4। लेकिन इसमें इन दोनों का म्यूचुअल परमुटेशन नहीं होगा तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इन दोनों का म्यूचुअल परमुटेशन नहीं होगा, वो भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन 4 लेटर्स को डालने के बाद, जैसे मान लीजिए 4, सपोज किए कि यहाँ डाल दिए 1 2 3 और यहाँ डाल दिए, तो एक तो ऑड सीट खाली रह जाएगी। 5 ऑड सीट है, कोई 4 ऑड सीट भरी जाएगी 4 ऑड नंबर के द्वारा, लेकिन एक ऑड सीट खाली रह जाएगी। तो 4 इवन पोजीशन और एक बचा हुआ ऑड पोजीशन, कितना पोजीशन बचा, 5, यानी 5 वैकेंसी बच गई। उस 5 वैकेंसी पर इन 5 को डालना है। तो डायरेक्ट आप फैक्टोरियल 5 या 5p5 लिख सकते हो, ठीक है, फैक्टोरियल 5, और इनका म्यूचुअल परमुटेशन से डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये सवाल का एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इन विच द 2 ends डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली। तो सर्टेन वर्ड, सर्टेन लेटर्स या सर्टेन ऑब्जेक्ट टुगेदर, नॉट टुगेदर, ये हम लोग पहले पढ़े हैं, उसी को रिपीट करना है इसमें। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाएं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो कितना होगा, तो फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 लेटर है, फैक्टोरियल 6, इन दोनों को डिवाइड करिए म्यूचुअल परमुटेशन के चलते, फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल 3, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हुआ। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, इन विच द 2 ends आर टुगेदर, ठीक है, द 2 ends आर टुगेदर, मतलब एक साथ है। इसलिए क्या करना होगा, याद है कि जब टुगेदर, एडजेसेंटली का मतलब टुगेदर होता है, अगल बगल यानी टुगेदर, इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा वो अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 5, ठीक है। लेकिन ये तीनों आइडेंटिकल है तो उससे डिवाइड कर देंगे। फिर आपको एक चीज़ बताई गई थी कि जिसको एक साथ रखना पड़ता है, अगर वो डिफरेंट होता है तो उनका म्यूचुअल परमुटेशन भी होता है, लेकिन इसका म्यूचुअल परमुटेशन होगा नहीं। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 ही वर्ड्स मिलेंगे जिसमें दोनों एक साथ हैं। अब क्या करना होगा,
इसको घटा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच टू एन्स आर टुगेदर वो इतना है और टोटल वर्ड्स इतना बन रहा है, तो कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें दोनों एन साथ में नहीं रहेंगे, तो इसको क्या करना होगा, उसमें से घटा देना होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ये। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जिस दो एन को साथ में नहीं रखना है उसकी संख्या भी 2 ही है। ठीक है, तो ऐसे केस में एक यूनिक मेथड निकल जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट को साथ में नहीं रखना है उसकी संख्या 2 हो तो उसका एक सेकंड मेथड भी क्या करना चाहिए, इन दोनों को छोड़कर रिमेनिंग का अरेंजमेंट कर लिए। जैसे हम बी ए ए इसका अरेंजमेंट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, इनका अरेंजमेंट। और बीच की जो जगह है और किनारे की जगह कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4 5 जगह हो गई। 5 जगह में किसी 2 जगह एन को डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5p2, लेकिन उसका म्यूचुअल परमुटेशन नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ एन रखें और यहाँ एन रखें तो इन दोनों का म्यूचुअल नहीं होगा, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा और इसमें इसको घटाकर जो आंसर लाएंगे दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है।